अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, न्यू नॉवेल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आप लोगों को पसंद आएगा। अगर नॉवेल आप लोगों को पसंद आए तो नॉवेल को लाइक जरूर किया करें, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाए। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नॉवेल है ये, मुकम्मल नॉवेल है सितमगर महबूब मेरा। ज़नूर राइट्स की बहुत बेहतरीन काविश है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। चलो दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लेते और नॉवेल की जानिब चलते हैं। वो लड़खड़ाता हुआ रात के 2 बजे घर में दाखिल हुआ तो सामने ही इसका बाप बैठा इसका इंतजार कर रहा था। वो अपने बाप को देखकर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमा कर चलने लगा, ताकि इन्हें पता न चल सके कि इसने शराब पी है, और अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश करने लगा, जो नींद की कमी की वजह से सुर्ख अंगारा हुई पड़ी थी। इसका बाप, जो टीवी पर मैच देखकर इसका इंतजार कर रहा था, इसे आता देखकर मैच की आवाज हल्की की और इसकी जानिब देखा, जो अपने कदम जमीन पर जमाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर हल्का हल्का लड़खड़ा रहा था। आइए शाहज़ैन साहब, जरा अपने बाप के आगे हाजिर तो लगवाएं, वरना तो तुम्हें घर वालों से मिलने की अब फुर्सत ही नहीं मिलती। सुबह को तुम सोए होते हो, रात को शराब पीकर सड़कों की खाक छान कर आ जाते हो। घर की खामोश फिजा में तैमूर साहब की आवाज गूंजी, डैड सुबह बात करेंगे, मैं अब थक गया हूँ, सोना है चाहता हूँ। शाहजैन ने अपने बाप की तरफ देखते हुए जवाब दिया, कल सुबह 8 बजे तुम मुझे स्टडी रूम में मिलोगे। अगर तुम ना आए तो याद रखना, तुम्हारा बैंक अकाउंट 10 बजे तुम्हें बंद मिलेगा। तैमूर साहब अपनी करख्त आवाज में बोले, ठीक है डैड, फिर सुबह को मिलते हैं, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। शाहजैन अपने कमरे की तरफ जाता हुआ बोला और अपने कमरे में जाकर बेड पर ठहर हो गया। जबकि इसके इस तरह जाने पर तैमूर साहब भी गुस्से से उठकर अपने कमरे में चले गए। ये एक छोटी सी गली का मंजर था। हर तरफ पानी और कचरा जगह जगह इकट्ठा था। इसी गली के एक छोटे मकान में एक लड़की अपने भाई को अपने आगोश में लिए अपने ना खत्म होने वाली सोचों में गुम थी। रात के तीसरे पहर भी नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इस मासूम ने तो खुद अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, जब इसे इसके छोटे भाई के साथ घर से निकाल दिया गया था। वो महलों में रहने वाली लड़की बिना किसी कसूर के इस छोटे से मकान में रहने पर मजबूर थी। अभी तो उसने ख्वाब देखना शुरू किए थे। वो अपनी सोचों में ही गुम थी कि कब इस पर नींद मेहरबान हुई, इसे पता ही न चला, और वो ख्वाबों की दुनिया में सैर करने चली गई। सुबह इसकी आंख किसी के बुलाने पर खुली। इसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो इसका भाई इसे बुला रहा था। क्या हुआ आदि, क्यों बुला रहे हो? थोड़ी देर और सोने दो मुझे, रात को लेट सोई थी मैं, इसने करवट बदलते हुए कहा। एनी आप ही उठो, मुझे भूख लग रही है, कुछ बना कर दो, फिर सो जाना। और अपने आज मेरा एडमिशन भी करवाना था और नौकरी के लिए भी जाना था। हादी की मासूम आवाज इसके कानों में गूंजी तो इसकी बात सुनकर इसकी नींद भाग से उड़ गई। वो तो भूल ही गई थी कि आज इसे हादी का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवाना है, मगर सरकारी स्कूल का सोच कर ही इसका दिल टूट सा गया। वो तो पहले शहर के मशहूर और महंगे तरीन स्कूल में पढ़ता था, मगर अपनों की सितम जरी थी कि वो आज ऐसे हालात में थे। अच्छा हादी, मैं उठ गई हूँ, मुंह हाथ धोकर तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ, तब तक तुम कोने वाली दुकान से दूध ले आओ, मेरे सर में दर्द है, मैं चाय पी लूंगी और तुम्हें चाय के साथ पराठा बना दूंगी, और पैसे मेरे पर्स से ले लो। एनी ने अपने बालों को जूड़े की शक्ल देते हुए हादी से कहा और मुंह हाथ धोने चली गई। वो जब फ्रेश होकर आई तब तक हादी दूध लेकर आ चुका था। इसने जल्दी से चाय बनाई और आटा गूंथकर अपने और हादी के लिए पराठे बनाने लगी। दो होते पहले की बात है कि इसे आटा गूंथना भी सही से नहीं आता था और रोटियां भी अजीब शक्ल की बनाती थी, मगर अब रोटियां गुजारे लायक बना लेती थी। नाश्ता करने के बाद वो हादी को लेकर इसका एडमिशन घर से दूर एक सरकारी स्कूल में करवाने चली गई। वो दरवाजे पे होने वाली मुसलसल दस्तक से उठा और खूंखार नजरों से दरवाजे को घूरा, जिससे दरवाजे के पास शख्स को अपनी नजरों से सालिम निगलने का इरादा हो। वो अपने दुखते सर से उठा और दरवाजा खोला, जहाँ इनके घर का मुलाजिम खड़ा था। मुलाजिम ने इसे दरवाजा खोलते देख जल्दी से कहा, वो सर, तैमूर ने कहा था आपको याद दिला दूं कि 8 बजे आप स्टडी रूम में मौजूद हों। याद है मुझे, और आइंदा के बाद किसी दरवाजा बजाए तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा, और मेरे लिए फौरन से नींबू पानी लेकर आओ और दरवाजा बजाने के बजाय टेबल पर गिलास रख जाना। शाहजैन ने गुस्से से इसे कहा और अपने दर्द से फटते सर के साथ शावर लेने चला गया। जब वो शावर लेकर आ गया तो मेज पर मौजूद नींबू पानी का गिलास उठाकर एक ही सांस में खत्म कर गया।
इसने अपने बाल सुखाए और अपने बाप से मिलने स्टडी रूम में चला गया। इसने दरवाजा नॉक किया और इजाजत मिलते ही अंदर दाखिल हो गया। तैमूर साहब कुर्सी पर बैठे अपने सामने मौजूद मेज पर रखी किसी फाइल का मुताला कर रहे थे। शाहजैन को आता देखकर उन्होंने अपनी फाइल बंद की और मेज की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर इसे बैठने का इशारा किया। मैं सीधी बात करूंगा शाहजैन, मुझे तुम्हारा ये नया लाइफस्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं। पहले तुम सिर्फ रात देर तक बाहर रहते थे, मगर अब तो हद ही हो गई। तुम शराब भी पीने लगे। मुझे लगा था कि तुम चाहे जो मर्जी करोगे, मगर शराब जैसी घटिया चीज को हाथ भी नहीं लगाओगे। मुझे देख लो, कितने अरसे से बिजनेसमैन हूँ। कभी जो किसी पार्टी में तुमने मुझे शराब पीते तो क्या हाथ लगाते भी देखा हो? मुझे तो तुम्हें बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। एक शराबी कैसे मेरा बेटा हो सकता है? हाँ बोलो, अब मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए अभी। शाहजहान के बैठते ही तैमूर साहब इस पर बरस पड़े। वो चाहे जितने भी मॉडर्न हो, मगर इन्हें शराब से सख्त नफरत थी। डैड, आई एम सॉरी। पता नहीं क्यों दोस्तों की बातों में आकर पी गया। अब मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा डैड, आप प्लीज मुझसे नाराज मत हो। इसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए शर्मिंदगी से कहा। वो पहले तो शराब नहीं पीता था, मगर कुछ दिनों से इसके दोस्त किसी न किसी बहाने से इसे पीने पर मजबूर कर देते थे। मगर वो जानता था इसका अपना भी कसूर है, वो क्यों इनकी बातों में आ जाता है। हाँ, तुम तो बच्चे हो अभी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मैं ये तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ शाहजैन, इसके बाद जो करूंगा वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और तुम्हें होश भी है? तुम्हारी जान से प्यारी बहन की टांग 2 दिन पहले टूट चुकी है। तैमूर साहब गुस्से से बोले, क्या शफक की टांग टूट गई और मुझे किसी ने भी बताना गवारा नहीं किया? कैसी है अब वो, और कहाँ है वो, और इसकी टांग टूटी कैसे? अपनी जान से प्यारी बहन के बारे में सुनकर वो भी गुस्से से बोला, सीढ़ियों से अपनी दाएं टांग के बल गिरी है, वही टांग टूटी है। कल शाम को ही हॉस्पिटल से वापस आई है, अपने कमरे में मौजूद है। अभी सिर्फ एक नजर इसे देख लो, सो रही होगी। वो अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आकर इसे मिल लेना। तैमूर साहब अपनी फाइल को दोबारा खोलते हुए बोले, अच्छा ठीक है, मैं इसे एक नजर देख लूं, फिर वापस आकर इससे बात करूंगा। शाहजहान उठते हुए गोया हुआ और शफक को देखने इसके कमरे की जानिब चला गया। वो इसके कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खोलकर दाखिल हुआ। शफक का कमरा पर्पल और सफेद रंग का इम्तिजाज था, क्योंकि इसे ये दोनों रंग बहुत पसंद थे। कमरे के दरमियान में क्वीन साइज बेड और इसके दाएं तरफ खिड़की की मौजूद थी। जब खिड़की के करीब एक स्टडी टेबल मौजूद था, बेड के सामने 2 छोटे सोफे और इनके सामने शीशे का मेज, जबकि इससे थोड़े फासले पर एक बड़ी सी अलमारी कमरे में बनी हुई थी। कमरे के बाएं तरफ वॉशरूम का दरवाजा था। मुकम्मल तौर पर यह कमरा बहुत खूबसूरत लगता था। शाहजहान शफक के करीब गया, उसका चेहरा देखा जो नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में जर्द लग रहा था, जबकि टांग इसकी कंफर्टर में छुपी हुई थी, जिसकी वजह से वो इसकी टांग न देख सका। इसने अपनी मासूम गुड़िया के माथे पर हल्का सा बोसा दिया और इस पर कंफर्टर सही करके कमरे से चला गया था। तुम चाहते हो ये डील छोड़ दो? एक ऐसी वजह बताओ जिसके बाद मैं तुम्हें ये डील दे दूं। हाशिम ने टांग पर टांग जमाए अपनी कुर्सी पर बैठा सिगरेट पीते हुए अपने सामने मौजूद अहमद जमान से पूछा, तुम जानते थे कि हमें लॉस हो रहा है और हमारे लिए ये डील कितनी जरूरी है, मगर फिर भी तुमने ये डील ली। कम से कम ये ही लिहाज कर लेते कि कभी हम दोस्त भी थे। और शायद तुम भूल गए हो तुम्हारे मुश्किल वक्त में मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया था। इसी एहसान का बदला चुकाने के लिए वो डील हमारी कंपनी को दे दो। अहमद ने हाशिम को देखते हुए कहा, जो कभी इसका जिगरी दोस्त हुआ करता था, मगर जब दोस्ती में एतबार खत्म हो जाए तो गलत फहमियां जन्म लेने में देर नहीं लगाती। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मगर अब वो इसे अपने सामने एक डील की भीख मांगने पर मजबूर कर रहा था। अगर अपने घर वालों की फिक्र ना होती तो वो कभी भी यहाँ मौजूद ना होता, मगर वो फिर भी अपनी डूबती कंपनी को बचाने के लिए पूरी कोशिश करना चाहता था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम मुझसे जरूर मिलने आओगे। आखिर तो ये डील तुम्हारी कंपनी को बचाने का सबसे बड़ा जरिया है। मैं कभी भी ये डील तुम्हें ना देता, मगर तुम जैसे कमजोर इंसान ने अपना एहसान याद दिला दिया है, तो इसके बदले में ये डील तुम्हारी हुई। मगर आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, अब दफा हो जाओ यहाँ से। हाशिम की सर्द आवाज इसके कानों में पड़ी तो इसकी डील वाली बात सुनकर जहाँ इसे खुशी महसूस हुई, वहाँ इसकी अगली बात इसे दुखी कर गई। कुर्सी से उठकर अपना सर नफी में हिलाकर वो हाशिम की तरफ देखता हुआ बोला, तुम जो मर्जी कह लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हें किसी सहारे की जरूरत हो तो याद रखना, तुम्हारा ये दोस्त तब भी तुम्हारे साथ होगा
और मुझे यकीन है जब तुम्हें हकीकत का अंदाजा होगा तो तुम जरूर मेरे पास आओगे, ये मेरा वादा है तुमसे। अल्लाह हाफिज। अपनी बात मुकम्मल करके अहमद इसका जवाब सुने बगैर बाहर चला गया। हाशिम ने इसकी बात सुनकर गुस्से से अपने हाथ में मौजूद पेपरवेट जमीन पर दे मारा, मगर गुस्सा था कि कम ही नहीं हो रहा था। इसने जानबूझकर ये डील ली थी ताकि वो इसके पास आकर डील लेने के लिए मिन्नतें करे और इसकी अना को सुकून मिले, मगर वो तो इसको और बेचैन कर गया था। वो खिड़की में खड़ी हल्की हल्की बारिश होती देख रही थी और हाथ में चाय का कप पकड़े खड़ी थी। ठंडी हवा के झोंके खुली खिड़की से इसके वजूद से टकरा रहे थे। अब बारिश तेज होना शुरू हो गई थी और बारिश इसे भी भिगो रही थी। बारिश के मुसलसल पड़ते कतरों की वजह से वो खिड़की को बंद करके अपने बेड पर बैठकर टेक लगाकर आंखें मूंद गई। इसे आज फिर इस सितमगर की याद आ गई थी जिसने इसके वजूद की नफी करने में जरा भी देर न लगाई थी, और इस सितमगर की बीवी ने जो इसे भरे मजमे में जलील किया, इसकी वजह से कोई इससे शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि सबके मुताबिक वो लड़कों पर डोरे डालती थी। इसने तो कभी सितमगर से अपनी मोहब्बत का एतराफ भी न किया था। अभी वो कुछ और सोचती कोई दरवाजा खोलकर इसके कमरे में आया। आली, अलिशबा मेरी जान क्या कर रही हो? रमना बेगम कमरे में दाखिल होते हुए बोली। अम्मी जान कुछ भी नहीं कर रही, मैं बस बारिश एंजॉय कर रही थी। फिर बारिश तेज हो गई तो सोचा अब थोड़ी देर आराम कर लूं। आपको कोई काम था? अलिशबा रमना बेगम से बोली जो अब इसके करीब बैठ गई थी। मैंने तुम्हारे बाबा से बात की थी, वो चाहते हैं तुम अपनी स्टडी दोबारा शुरू करो। आखिर कब तक यूं ही इस कमरे में बंद रहोगी? जो हो गया है इसे भूल जाओ आली, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो बेटा। अब 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है तुम हवेली से कभी बाहर भी नहीं गई हो, और कमरे से भी जब बहुत जरूरी काम होता है तब निकलती हो। मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए बहुत परेशान है आली, और तुम्हारा भाई अरकम भी तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहता है। वो भी चाहता है कि तुम इन सब से बाहर आ जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। रमना बेगम अलिशबा को अपने साथ लगाते हुए बोली। ठीक है अम्मी, भाई को कहें मेरा एडमिशन करवा दे, मैं भी दोबारा अपनी स्टडी शुरू करना चाहती हूँ, और आप लोग मेरी फिक्र मत किया करें, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाऊंगी। अलिशबा रमना बेगम की गोद में सर रखते हुए बोली। शाबाश मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस फैसले से, और तुम्हारे पापा और भाई भी सुनकर बहुत खुश होंगे। रमना बेगम इसके माथे पर बोसा देती खुशी से बोली। एनी हादी का एडमिशन करवा कर अभी वापस आई ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने अपने सर पर दुपट्टा ठीक किया और दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खोला तो साथ सामने वाले घर से अम्मा जन्नत खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो? अम्मा जन्नत घर में दाखिल होते हुए बोली। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एनी ने जवाब देते ही इनसे भी हाल पूछ डाला और साथ ही हादी को इशारे से जूस लेने भेजा। मैं भी ठीक हूँ बेटा, इधर आ मेरे साथ बैठ, मुझे तुझसे एक बात करनी है। अम्मा की बात सुनकर एनी इनके साथ बैठ गई तो अम्मा बोली। तुमने बताया था कि तुम्हें पैसों के लिए काम की जरूरत है, तो मैं तुम्हारे लिए एक काम लाई हूँ। मेरी एक जानने वाली एक बड़े घर में काम करती है, इनकी छोटी बेटी की टांग टूट गई है। इसके काम के लिए इन्हें एक लड़की की जरूरत है जो इसके सारे काम कर सके और देखभाल कर सके। मैंने तेरा बताया था तो कह रही थी सुबह वो आएगी, अगर तुमने काम करना हो तो वो तुझे साथ ले जाएगी। अब तू बता, तू काम करना चाहती है? काम साफ सुथरा है और पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। इनकी बात सुनकर सोच में पड़ गई, इसे ये काम अच्छा लगा था, इसलिए अम्मा को फौरन बोली। अम्मा ठीक है, कल जब वो आएगी तो मुझे अपने साथ ले जाए। इसके जवाब देने के बाद ही हादी अम्मा के लिए जूस ले आया। खुश रहे बेटा, अम्मा जूस पीती हुई बोली। वो कुछ दिन पहले इनसे मिली थी, तब एनी ने इन्हें किसी काम के लिए कहा था। तालीम तो इसकी अभी पूरी नहीं थी जो इसे कोई नौकरी देता, इसी वजह से वो लोगों के घर काम करके अपनी तालीम दोबारा शुरू करना चाहती थी। इसे इसी साल बीएस में एडमिशन लिया था, मगर अब पैसे ना होने की वजह से वो प्राइवेट पढ़ने का सोच रही थी। और सबसे बड़ी टेंशन तो इसे हादी की थी। पहले हफ्ते तो वो यहाँ रहकर बीमार पड़ गया था, मगर इसने एक दफा भी इससे शिकायत ना की। अभी वो 7वीं में पढ़ता था, मगर इतना समझदार जरूर था कि किसी भी चीज की शिकायत ना करता। वो जैसे भी रोटी बनाकर देती आराम से खा लेता। हादी में इसकी जान थी। वो 2 जिस्म और एक जान थे। उम्र में फर्क होने के बावजूद भी दोनों की खूब बनती थी। शाहजैन जो अभी यूनिवर्सिटी से आकर शफक के कमरे में आया था, इसे रोता देख फौरन इसके करीब आया। क्या हुआ है शफी, क्यों रो रही हो? दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। वो परेशान सा शफक को रोता देख कर बोला।
करीब ही मुलाजमा दवाई हाथ में लिए खड़ी थी। इससे दवाई पकड़कर इसे जाने का कहा। भाई दर्द हो रहा है मेरी टांग में और मैं आपसे नाराज हूँ। आप अब आए हैं मुझसे मिलने। मैं पूरे एक दिन हॉस्पिटल में रहकर आई हूँ मगर आप मुझे देखने ना आए। शफक रोती हुई सू सू करती बोली, भाई की जान, आज ही भाई को पता चला है और मैं आपसे मिलने सुबह आया भी था मगर आप सोई हुई थी, इसी वजह से वापस चला गया। सोचा आकर मिल लूंगा और फौरन से दवाई खाओ ताकि दर्द कम हो और मुझे बताओ डॉक्टर ने क्या कहा। शाहजैन इसे अपने साथ लगाते इसके आंसू साफ करते हुए बोला था और इसके आगे दवाई और पानी किया। शफक ने बुरा सा मुंह बनाकर दवाई खाई और इसे तफसील बताने लगी। डॉक्टर ने कहा है टांग टूटी नहीं मगर गिरने की वजह से जोर ज्यादा पड़ गया है और 2 जगह फ्रैक्चर भी आया है, इसलिए 2 महीने चलने फिरने से एहतियात करने का कहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि बाबा ने आपसे मेरी टांग टूटने का क्यों कहा तो इसका जवाब यह है कि मैंने ही बाबा को आपको ऐसा कहने का कहा था। मुझे इसकी बात सुनकर तैमूर साहब की बात का सोच रहा था कि उन्होंने शफक की टांग टूटने का क्यों कहा, तो इसका जवाब भी शफक ने दे दिया। इसने शफक से मसनूई गुस्से से कहा, आपको पता है मैं यूनिवर्सिटी में आपकी वजह से पूरा दिन परेशान रहा हूँ। हाँ तो आप भी तो मुझसे मिलने नहीं आए, हिसाब बराबर। शफक बोली तो इसकी बात सुनकर शाहजैन ने इसकी तरफ देखते हुए नफी में सर हिलाया जैसे कह रहा हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तैमूर साहब शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। इनकी शादी इनकी पसंद की लड़की सहर बेगम से हुई। इनके 2 बच्चे हैं, पहला शाहजैन और इससे 5 साल छोटे शफक। शाहजैन का गोरा रंग, ब्राउन आंखें और काले बाल थे। वो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था और शफक गोरे रंग, कांच से सुनहरी आंखें और शहद रंग बालों के साथ कोई गुड़िया ही लगती थी। साथ सफेद शलवार कमीज के साथ वास्कट पहनने, काली आंखों पर चश्मा लगाए वो एक शान से अपनी कार से बाहर निकला और हवेली में दाखिल हुआ तो सामने ही रमना बेगम बेटी तस्बीह कर रही थी। इसने अंदर दाखिल होते ही सलाम किया। इसकी आवाज सुनकर रमना बेगम ने फौरन इसकी तरफ देखा और तस्बीह सामने मेज पर रखे खुशी से इसे अपने गले लगा लिया। अरकम मेरे बच्चे कैसे हो और आज हवेली की याद कैसे आ गई? वैसे तो तुम्हें यूनिवर्सिटी से फुर्सत ही नहीं मिलती। इसके माथे पर बोसा देने के बाद रमना बेगम उससे बोली और साथ ही आखिर में शिकवा भी कर डाला, अम्मी आपके सामने ही हूँ, देख लें कैसा लग रहा हूँ और मैं पहले आना चाह रहा था मगर एक काम की वजह से आ ना सका और फिर मेरे पेपर शुरू हो गए थे, इस वजह से अब आया हूँ। अरकम इनके साथ सोफे पर बैठता हुआ बोला, अच्छा ठीक है ये बताओ खाना खाकर आए हो या लगवाऊं? रमना बेगम ने अरकम से पूछा जिससे मुलाजमा अभी पानी का गिलास देकर गई थी। खाना मैं खाकर आया हूँ अम्मी, बस थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ मगर इससे पहले मैं आली से मिलना चाहता हूँ। अरकम ने पानी पीकर गिलास मेज पर रखते हुए रमना बेगम को जवाब दिया, अच्छा ठीक है मिल लो, अपने कमरे में ही है और फिर आराम कर लेना, रात को खाने पर बात होगी। रमना बेगम बोली तो अरकम उठकर अलिशा के कमरे की तरफ चला गया। इसके कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो आली बेड पर बैठी कोई किताब पढ़ने में मसरूफ थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर अलिशा ने सामने देखा तो अरकम को देखकर जल्दी से किताब साइड पर रखी और इसके गले जा लगी। आली कैसी हो और कभी कमरे से भी बाहर निकल आया करो, जब हवेली आता हूँ तो तुमसे मिलने कमरे में ही आना पड़ता है। अरकम ने अलिशा से कहा तो वो इससे अलग होकर इसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगली दफा आप आएंगे तो मैं दरवाजे में खड़ी होकर फूलों का हार हाथों में लिए आपका इंतजार करूंगी ताकि आप दोबारा शिकायत ना करें। वाह क्या दिन होगा जब तुम ऐसा करोगी, वरना अब तो तुम मुझे अपनी आली कम और खंडरों में रहने वाली चुड़ैल लग रही हो। अपनी आंखों को तो देखो क्या हाल किया हुआ है तुमने, लगता है सोती भी नहीं हो तुम। इसकी बात सुनकर वो भी मुस्कुरा उठा मगर इसकी आंखों के नीचे मौजूद हल्के जो इसकी रज्जगे बता रहे थे, इन्हें देखकर वो बोला, ये सब छोड़े ये बताएं मेरे लिए शहर से क्या लाए हैं? आली ने इसकी चुड़ैल वाली बात को नजरअंदाज करके कहा, तुमने बताया ही नहीं और मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ लाना याद नहीं रहा। इसने आली की बात सुनकर परेशानी से कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जब मैं नहीं कहती तब भी तो लाते थे ना मेरे लिए कुछ ना कुछ। आली ने मासूम मुंह बनाकर कहा। इसके ऐसा करने पर अरकम को इस पर बेख्तियार प्यार आया था। मजाक कर रहा हूँ, लाया हूँ तुम्हारा फेवरेट केक, मुलाजिम ने फ्रिज में रख भी दिया होगा, खा लेना, मैं अब थोड़ी देर आराम करने लगा हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगा और वो भी तुम्हारे कमरे से बाहर। अरकम इसके माथे पर बोसा देते हुए बोला, ठीक है भाई आप आराम कर लें, बाद में बात होगी। अलिशा ने कहा तो अरकम इसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला गया। स्लीवलेस शर्ट और तंग शर्ट पहने, साथ तंग पजामा पहने वो बिना दुपट्टे के एक किटी पार्टी से वापस आई ही थी कि अपने कमरे में मौजूद सोफे पे बैठे अपने शोहर को देखकर इसकी तरफ आई
और उसके गाल पर बोसा देकर बोली, हाशिम आज इतनी जल्दी आ गए तुम, मुझे पता होता कि तुमने जल्दी आना है तो मैं जाती ही ना। हाशिम ने इसकी बात सुनकर नागवार नजर से इसके कपड़ों पर डाली। इसे बिल्कुल भी पसंद न था वो ऐसे कपड़े पहनकर लोगों के लिए दावत नजारा बने, मगर हाशिम को इससे मोहब्बत थी, तभी कभी इसे ड्रेसिंग बदलने का ना कहा। वो जो पहनती इसे पहन लेने देता। फिक्र मत करो, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। हाशिम ने हमना के गिर्द अपने बाजुओं का हाथ डालते हुए मोहब्बत से पूछा। सही था, मिसेस हमदानी मिली थी, आज इनसे बात हुई थी, बता रही थी कि इनकी बेटी तुम्हारे ऑफिस काम करती है इंटर्नशिप पर, मगर तुमने मुझे बताना भी पसंद ना किया। इसने अपनी नकली पलकों की झालर को उठाते हुए और गिराते हुए मासूमियत से पूछा, क्योंकि इसके लहजे में मौजूद जहर को हाशिम महसूस ना कर सका। डार्लिंग याद ही नहीं रहा बताने का, और वैसे भी वो सेकंड फ्लोर पर रहती है और मेरा ऑफिस फोर्थ फ्लोर पर है। इसे प्यार से हमने से कहा। हमना को बहुत गुस्सा आया था जब मिसेस हमदानी ने इसे अपनी बेटी का बताया, क्योंकि हाशिम ने जो ना बताया था, मगर इसने मिसेस हमदानी को ये ही श्योर करवाया था कि इसे पता था, इसका दिल किया था कि तो उनकी बेटी को हाशिम के ऑफिस से फौरन बाहर फेंकवा दे, मगर हाशिम की नजरों में बुरी नहीं बनना चाहती थी। हमना ने हाशिम के गाल पर अपने सुर्ख रंग ये होठों से दोबारा बोसा लिया और बोली, मुझे लग ही रहा था कि तुम्हें याद नहीं होगा, वरना तुम मुझे बताना कभी ना भूलते। और छोड़ो इस बात को, मैं शावर लेकर आती हूँ, फिर साथ डिनर करते हैं। अपनी बात मुकम्मल करके वो शावर लेने चली गई और हाशिम अपने मोबाइल में मसरूफ हो गया। शाहजीन तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सहर बेगम ने शाहजीन से पूछा, जो आज सुबह सुबह नाश्ते के लिए इनके साथ बैठा था। जी मॉम, मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ, मुझे क्या होना है? इसने ब्रेड पर बटर लगाते हुए पूछा। मैं इसलिए पूछ रही थी कि आज तुम टाइम पर नाश्ते के लिए मौजूद हो, वरना 9-10 बजे उठते हो। सहर बेगम बोली तो शाहजीन जो इनके जवाब देने लगा था, इससे पहले ही तैमूर साहब बोल पड़े। सहर, आपने बताया था कि किसी लड़की ने आना है आज शफक की देखभाल के लिए, अगर वो को आपको अच्छी लगी तो रख लीजिएगा, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी को कोई मुश्किल पेश आए। जी शाइस्ता बता तो रही थी कि अच्छी लड़की है, लाएगी, मैं देख लूंगी, आप फिक्र मत करें। सहर बेगम ने तैमूर साहब को जवाब दिया तो तैमूर साहब इनकी बात सुनकर अपनी जगह से उठते हुए बोले, ठीक है आप देख लीजिएगा, मैं अब ऑफिस चलता हूँ। तैमूर साहब जब चले गए तो शाहजैन जो इनकी बातें सुन रहा था, सहर बेगम से बोला, मोम आपने बताया नहीं कि कोई लड़की रख रही है शफी के लिए? याद नहीं रहा तुम्हें बताने का, और तुम यूनिवर्सिटी जाओ, जब आओगे तब पूछना। सहर बेगम उसे बोलते हुए उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। एनी हादी को अम्मा जन्नत के घर छोड़कर अम्मा जन्नत की बताई गई औरत शाइस्ता के साथ काम के लिए चली गई थी। शाइस्ता इसे एक बड़े से घर में लेकर आई। वो शाइस्ता के पीछे पीछे घर के अंदर दाखिल हुई और शाइस्ता इसे लेकर एक कमरे की तरफ चली गई और दरवाजा नॉक किया। अंदर से इजाजत मिलते ही एनी शाइस्ता के साथ अंदर दाखिल हुई। सहर बेगम ने शाइस्ता और इसके साथ मौजूद लड़की को एक नजर देखने के बाद शाइस्ता को जाने को कहा और एनी को अपने सामने खड़ा होने का कहा। एनी चुपचाप इनके सामने खड़ी हो गई, जबकि नजरें इसकी नीचे ही थी। क्या नाम है तुम्हारा लड़की? सहर बेगम ने करख्त लहजे में पूछा। हुरुलैन है मैम, एनी ने धीमी आवाज में जवाब दिया। क्या करती हो? घर में कौन कौन है और कहाँ रहती हो? सब बताओ मुझे। सहर बेगम ने इसका नाम सुनकर इससे मजीद पूछा। प्राइवेट पढ़ती हूँ और मैं अपने छोटे भाई के साथ रहती हूँ। माँ बाप का कुछ देर पहले इंतकाल हो गया था और शाइस्ता बाजी के घर के करीब ही रहती हूँ, एनी ने जवाब दिया। तो सहर बेगम ने एक नजर इसको दोबारा देखा, जो सुर्ख और सफेद रंगत की मालिक खूबसूरत लड़की, और यही खूबसूरती इन्हें खटकी थी। वैसे तो मुझे तुम्हें रखने में कोई मसला नहीं, मगर तुम्हें अपना ये सफेद रंग छुपाना होगा। मैं नहीं चाहती तुम अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके मेरे जवान बेटे को अपनी अदाओं के जाल में फंसाओ। सहर बेगम करख्त लहजे में बोली तो इनकी आखिरी बात सुनकर इसका मरने को दिल किया। इतनी जिल्लत, मगर इसे इस काम की जरूरत थी। अपनी अना को एक तरफ रखकर वो मजबूत लहजे में बोली, अगर मेरी खूबसूरती की वजह से आप मुझे ये कह रही हैं तो आप फिक्र मत करें, मैं मेकअप से इसे छुपा दूंगी, मगर मुझे इस काम की बहुत जरूरत है मैम। बस ठीक है, तुम सबसे पहले तो अपना ये रंग काला करना और अपनी ये सब आंखों पर भी लेंस लगा कर कल आना, फिर मैं तुम्हें देख कर बताऊंगी कि तुम ये काम कर सकती हो या नहीं। अब जाओ यहाँ से। सहर बेगम इसे देखते हुए बोली। इनकी बात सुनकर एनी इनके कमरे से बाहर चली गई। एनी घर वापस आकर हादी को लेकर बाजार से मेकअप का कुछ सस्ता सा सामान लेकर और सस्ते ही लेंस लेकर वापस घर आ गई, और घर वापसी पर गली के कोने वाली दुकान से चावल और कुछ सामान ले लिया ताकि कुछ खाने को बना सके। जो पैसे इसके पास थे वो इन्हें एहतियात से इस्तेमाल कर रही थी।
घर आकर इन्हीं ने पानी पिया और मुंह हाथ धोकर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। साथ ही हादी भी लेट गया। वो हादी के बालों में हल्का हल्का हाथ चलाने लगी। हादी के सोते ही वो उठी और मेकअप निकाल कर अपने मुंह का मेकअप किया। लेंस लगाने की कोशिश करने लगी। लेंस लगाने की वजह से इसकी आंखों से पानी निकलने लगा था। इसने अपनी आंखें झपक कर लेंस को एडजस्ट होने के बाद खुद को शीशे में देखा तो इसका सफेद रंग और आंखों का रंग बदलने की वजह से वो कोई और ही लग रही थी। हादी जो वॉशरूम जाने के लिए उठा था, इन्हीं को देखकर पहचान न सका तो चीख उठा और इन्हीं को आवाजें देने लगा। ऐसे ऐसा करते देख इन्हीं जल्दी से बोली, अरे चुप हो जाओ हादी, ये मैं ही हूँ, मेकअप किया है मैंने, देखो अभी मैं तुम्हें मुंह धोकर दिखाती हूँ। इसकी बात सुनकर हादी खामोश हो गया और इन्हीं को मुंह धोता हुआ देखने लगा। जब एनी ने लेंस उतारकर अपना मुंह धोया तो हादी ने सुकून का सांस लिया और इसके गले लग गया और मासूमियत से बोला, आप आपने ऐसा मेकअप क्यों किया था? आप मेकअप के से ज्यादा अच्छी लगती हैं। हादी इधर आओ, मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें पता है ना, मैं सुबह शाइस्ता बाजी के साथ काम के लिए गई थी। उन्होंने मुझे कहा है कि मेकअप करोगी तो ही वो काम देंगे और सुबह मैं ऐसे ही मेकअप करके जाऊंगी ताकि मुझे काम मिल जाए। फिर मैं अपने हादी को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाऊंगी। एनी से अपने साथ लेकर बैठती हुई बोली और आखिर में मोहब्बत से इसके माथे पर बोसा दिया। वो हादी से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, इसी वजह से इसने इसे सब बता दिया। आप काम मत करो, मैं कुछ काम कर लूंगा, मुझे पता है आपको मेरी वजह से मुश्किल हो रही है ना। हादी ने मासूमी से कहा तो इसकी बात सुनकर एनी की आंखें नम हो गई और वो इसे अपने साथ लगाते हुए दोबारा इसका माथे को चूमती हुए बोली, ऐसी बात नहीं हादी, तुम तो मेरी छोटी सी जान हो और तुम कोई काम नहीं करोगे जब तक मैं जिंदा हूँ। तुम्हें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस एक लड़की की देखभाल ही करनी है और फिर मैं भी साथ साथ पढ़ूंगी। फिर जब मेरी तालीम मुकम्मल हो जाएगी हम यहाँ से चले जाएंगे और मैं अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगी। आप ही उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया जबकि हमारी गलती भी ना थी? अगर वो ऐसा ना करते तो हम अभी अपने घर होते और हम दोनों आराम से पढ़ रहे होते। हादी इसकी बात सुनकर दुख से बोली, तुम्हें पता है हादी, अल्लाह ने हमें मुश्किल हालात देकर आजमाता है और अगर हम सब्र करेंगे तो रब हमें इसका अजर देगा और ये हमारी किस्मत में था और किस्मत से जो लड़ने की कोशिश करता है इसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। मेहरमा बोली तो हादी ने इसके जवाब में पूछा, तो इसका मतलब हम सब्र करेंगे तो फिर हमें भी इनाम मिलेगा? हाँ बिल्कुल, और याद रखना इंसान साथ छोड़ जाते हैं मगर अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ रहता है। और अब अच्छे बच्चों की तरह उठो और मुंह हाथ धो लो, मैं खाना बनाने लगी हूँ। एनी ने जवाब दिया तो हादी उठता हुआ बोला, ठीक है आपी, मैं याद रखूंगा। हादी को जाते देखकर वो उठी और खाना बनाने लगी। अरकम, कितने दिनों के लिए रुक रहे हो हवेली? अरकम के वालिद हदीस साहब ने चाय पीते हुए पूछा, बाबा एक हफ्ते के लिए आया हूँ, इसके बाद वापस चले जाऊंगा और फिर एडमिशन भी तो शुरू हो गए हैं, अली का एडमिशन भी करवाना है। अरकम ने जवाब दिया, हाँ सही, मेरी बेटी से पूछ लेना कि इसने किस में एडमिशन लेना है, वो जिसमें चाहेगी ले देना। हदीस साहब मोहब्बत से अली का सोचते हुए बोला, बाबा जाने आप फिक्र मत करें, मैंने भाई को बता दिया है। अरकम के बजाय जवाब अली की तरफ से आया जो हदीस के साथ बैठते हुए बोली, तो फिर मुझे भी बताओ अली कि किस में आपने एडमिशन लेना है। हदीस साहब ने मुस्कुराते हुए अली से पूछा, बाबा जानी मैंने सोचा है बीएस इंग्लिश में कर लेती हूँ, मेरी इंग्लिश के मार्क्स भी अच्छे थे। अली ने हदीस साहब को जवाब दिया और अपने हाथ में मौजूद चॉकलेट खोलकर खाने लगी। ठीक है अली, को मैं फिर इसी एडमिशन ले देना और अरकम अपनी ही यूनिवर्सिटी में ले देना, वो काफी अच्छी है। जी बाबा, अली को मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले देना है। अरकम ने मुस्कुराते हुए अली को देखते हुए जवाब दिया। अली को दोबारा एक साल बाद ऐसे कमरे से निकल कर हदीस साहब से बात करते और चॉकलेट खाते हुए देखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता पहले की तरह हो रही थी, बेफिक्र और पगली। वरना तो एक साल पहले होने वाले वाक़ये ने इसे खुद कर मारने पर मजबूर कर दिया था। वो वक्त इनके लिए बहुत मुश्किल था। फिर इसके बाद अली तो खामोशी हो गई थी। इसकी बात सुनकर हदीस साहब ने अपना सर हिलाया और अली को मोहब्बत से देखने लगे। भाई आप ना अगली दफा चॉकलेट पेस्ट्री लाइएगा, मैं अब वो खाऊंगी। चॉकलेट मुंह में डालकर वो अरकम से बोली, अली बच्चे पहले चॉकलेट तो खा लो फिर बोल लेना। रमना बेगम किचन से निकलते हुए अली को ऐसे बोलते देखकर बोली, कुछ नहीं होता अम्मी, बोलने दे जैसे बोलती है। और अली, अगली दफा क्या मैं थोड़ी देर तक तुम्हें पेस्ट्रीज मंगवा देता हूँ। अरकम पहले रमना बेगम और फिर अली से बोला, सच्ची भाई मंगवा दे, मेरा खाने का बहुत दिल कर रहा है। अली खुशी होते हुए चॉकलेट मुंह में डालती हुई बोली। लेकिन दोबारा मुंह में चॉकलेट डालकर बोलने पर रमना बेगम ने अपना सर नफी में हिलाया कि इसका कुछ नहीं हो सकता। जब अली को पहले की तरह देखकर वो भी बहुत खुश थी।
अभी मंगवा कर देता हूँ। वो अली को देखते उठते हुए बोला, शुक्रिया भाई। वो मुस्कुराकर बोली, हदीज साहब अपने गांव के सरदार हैं और इनकी शादी रमना बेगम से हुई। इनका बड़ा बेटा अरकम है, जो सुनहरी रंगत और काली आंखों से मुकाबिल को चित कर जाता। इसे 3 साल छोटी अलिजबा, जो सफेद रंग और काली आंखों से मुकाबिल को अपने शहर में जकड़ ले। शहर क्या बना इस लड़की का जो आई थी? तैमूर साहब ने बेटे पर बैठते हुए सहर बेगम से पूछा। जी लड़की तो बहुत अच्छी लगी, कल से आएगी वो। सहर बेगम ने इनके पास बैठते हुए कहा, हाँ ठीक है। और ये शाहजैन कहाँ है? तैमूर साहब ने इनका जवाब सुनकर पूछा। कह रहा था अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और जल्दी आ जाएगा। सहर बेगम ने जवाब दिया, हाँ पता है मुझे वो कितना जल्दी आ जाता है। दिन ब दिन ये लड़का बिगड़ता जा रहा है। ये सारी आपके बेजा प्यार का नतीजा है। तैमूर साहब बरहम से बोले, इसमें मेरा क्या कसूर है? और वैसे भी आप भूल रहे हैं, वो जो कर रहा है वह हमारी सोसाइटी में ये आम सी बात है। सहर बेगम भी बरहम से बोली। तैमूर साहब ने इनकी बात सुनकर अपना सर नफी में हिलाया कि इनका कुछ नहीं हो सकता। 1.5 महीने बाद एनी को शफक की देखभाल करते हुए 1.5 महीना हो गया था। इसके पास जो पैसे पड़े हुए थे, इससे इसने हादी का एडमिशन एक बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया था, क्योंकि इसे 24 घंटे शफक के साथ ही रहना होता था। वो इतवार को जाकर हादी से मिल आती थी, मगर इसे हादी की बहुत याद आती थी। हादी भी इसे बहुत याद करता था, मगर इसके बोर्डिंग स्कूल में नए दोस्त बन गए थे, इस वजह से वो इन्हीं को याद करके दुखी ना होता। इस 1.5 महीने में सहर बेगम ने इसकी हर हरकत पर नजर रखी थी। एनी की शफक से अच्छी बातचीत हो जाती थी, और जो सबसे अच्छी बात हुई थी वो ये थी कि एनी का सामना शातिन से ना हुआ था, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था। मगर फिर भी सहर बेगम इसे अक्सर बोलती थी कि जब मेरा बेटा वापस आ जाए इसे दूर ही रहना। वो बेचारी जिसने इनके बिगड़े सबूत को देखा भी न था, इनकी बात सुनकर अपना सर खामोशी से हिला देती। वो शफक के लिए दूध लेने किचन में आई थी जब इसे रजिया खाना बनाने वाली मिली। वो भी इसी के साथ ही इस घर में काम करती थी। शाइस्ता सफाई करके चली जाती थी, जबकि रजिया गांव से ताल्लुक रखती थी और घर के पीछे बनी इनेक्सी में रहती थी। एनी ने इसे काफी कुछ बनाना भी सीख लिया था। अक्सर जब सहर बेगम शफक के पास होती तो इसे रजिया के साथ काम करवाने के लिए किचन में भेज देती थी। एनी ने शफक के लिए दूध गर्म किया और इसके कमरे में ले गई। शफक बेड पर लेटने के अंदाज में बैठी सामने मौजूद एक आईडी पर मूवी देख रही थी। इसने दूध का गिलास साइड पर रखा और शफक की दवाई निकालने लगी। एनी ने शफक को बुलाया तो शफक ने टीवी से नजरें हटाकर इसकी तरफ देखा और बुरा सा मुंह बनाकर इसके हाथ से दवाई लेकर और पानी के साथ खा ली। तो एनी ने शफक को दूध पकड़ाया और पूछा, मैम आपको और कोई काम तो नहीं है या मैं किचन में चली जाऊं? नहीं तुम चली जाओ, मैं बस मूवी देखकर थोड़ी देर बाद सो जाऊंगी। और हाँ, मेरे लिए रात के खाने में कुछ अच्छा सा बनाना, अपने हाथों से बनाना। रज़िया के हाथों का खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शफक एनी को देखते हुए बोली और दूध जल्दी से खत्म करके गिलास इसे पकड़ा दिया। अब शफक काफी हद तक ठीक हो चुकी थी और जल्दी इसने अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी थी। एनी गिलास पकड़कर खामोशी से कमरे से निकल आई और किचन में शफक के लिए कुछ बनाने चली गई। शफक के लिए रजिया की मदद से खाना बनाने के बाद वो एक नजर शफक को इसके कमरे में देखने के बाद नेक्सी में मौजूद अपने कमरे में गई और जल्दी से शावर लेकर अपना हुलिया बदलकर वो बाहर निकली और शफक के कपड़े जो इस्त्री करने वाले रहते थे वो करने चली गई। हालांकि इसका काम सिर्फ शफक का ख्याल रखना ही था, मगर सहर बेगम ने आहिस्ता आहिस्ता शफक के सारे काम इसके सुपुर्द कर दिए। इसने देखा था कि सहर बेगम शफक के और तैमूर साहब के सामने इससे प्यार से पेश आती, मगर इनके गैर मौजूदगी में इससे बुरा सलूक करती थी। थोड़े दिनों पहले की बात थी कि एनी से इनके एक महंगे बर्तनों के सेट की एक प्लेट गलती से टूट गई थी, जिसकी वजह से सहर बेगम ने इसको 2 थप्पड़ मारे थे। वो जान गई थी कि सहर बेगम कितनी दोगली औरत है, जो अपने घर वालों के सामने तो नेक दिल और दूसरों का ख्याल रखने वाली है, मगर असलियत में वो कैसी है ये सिर्फ एनी और इसके घर वाले, ये काम करने वाले मुलाजिम ही जानते थे। अली की आवाज अब हर वक्त हवेली में सुनाई देती थी। वो वापस अपनी जिंदगी जीने लगी थी। इसे नए परिंदे देखने का बहुत शौक था। वो हर हफ्ते 2 खूबसूरत परिंदे मंगवाती और इन्हें आजाद कर देती। इसके ख्याल में परिंदे आजाद ही अच्छे लगते थे। वो रमना बेगम के साथ बैठी इनसे अपनी बातों में तेल लगवाते हुए इनसे मुसलसल बातें कर रही थी। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि परेशान से हदीज साहब हवेली में दाखिल हुए और आकर हाल में मौजूद सोफे पर बैठे। इन्हें परेशान देखते हुए रमना बेगम ने इनसे पूछा, क्या हुआ, कुछ परेशान दिख रहे हैं? सब खैरियत तो है? गाँव में बस कुछ मसले चल रहे हैं, इसी की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। और 1 कप चाय बनवा दे, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। हदीज साहब ने जवाब दिया और उठते हुए अपने कमरे की जानिब चल दिए। रमना बेगम ने जल्दी से आली के बाल समेटे और अपना हाथ धोकर हदीज साहब के लिए चाय बनाकर कमरे में ले गई, जहाँ वो बेड पर बैठे इनका ही इंतजार कर रहे थे। रमना बेगम ने
इन्हें चाय पकड़ाई और इनके पास ही बैठ गई। हदीज साहब ने रमना को पास बैठे देखकर अपनी बात का आगाज किया। मुझे पता चला कि हाशिम ने हुरुलैन और हैदर को 2 महीने पहले घर से निकाल दिया था और अब पता नहीं कहाँ है और किस हाल में है, किसी को नहीं पता। रमना बेगम इनकी बात सुनकर अपना दिल थाम गई। वो भी तो इनके बच्चे ही थे। हाशिम की वजह से वो लोग हुरुलैन और हैदर से दूर हुए थे और इस कमबख्त ने भी इन्हें भी दरबदर कर दिया। अब क्या होगा? अब पता लगवाएं कि वो कहाँ है। मैं अपने मरहूम बहन को क्या जवाब दूंगी कि इनके बच्चों की हिफाजत भी ना कर सकी और वो दोनों तो अभी खुद बच्चे खुदा जाने किस हाल में होंगे। हमने अच्छा नहीं किया, नाराजगी तो हाशिम से थी हमारी और हम लोगों ने हुरुलैन और हादी को भी ना पूछा। वो अपने आंसुओं को रोकती दुख से बोली, मैं पता लगवा रहा हूँ, कुछ दिनों तक इंशाल्लाह पता लग जाएगा। आखिर मेरे भी तो भाई के बच्चे हैं वो। हदीज साहब ने रमना बेगम को अपने हसार में लेते हुए कहा, जो अब आंसू बहाना शुरू हो गई थी। हमना तैयार होकर हाशिम का इंतजार कर रही थी। हाशिम के साथ आज जिसने डिनर पर जाना था। अपने होठों को रंग कर अभी वो बैठी ही थी कि इसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। इसने कॉल देखी तो इसकी कजन जहांजेब की थी। किसी जमाने में वो इसको पसंद करती थी मगर फिर वो यूएस चला गया और इसकी पसंद हाशिम बन गया। वो कॉल अटेंड करके अपनी आवाज में शीरनी घोल कर बोली, हेलो जीबी, क्या बात है? आज आपको इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई? हाँ हाँ हाँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा बात कर लूं। वैसे मैं पाकिस्तान आया हुआ हूँ, कहीं बाहर मिलते हैं, प्लान बनाकर फिर तफसीली बात होगी। फोन की दूसरी जाने से देवी की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल जनाब, जरूर किसी दिन मिलते हैं, मगर आज मैं हाशिम के साथ बाहर डिनर पर जा रही हूँ, फिर कल का प्लान बना लेते हैं। हमने इसकी बात सुनकर बोली, वाह, वैसे तुम बोर नहीं हुई अभी तक हाशिम जैसा साथ रहते हुए? मैंने तो सुना था तुम एक चीज से जल्दी बोर हो जाती हो। देवी बोला तो हमना कहका लगाकर बोली, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं जल्दी एक चीज से बोर हो जाती हूँ, मगर हाशिम चीज नहीं, मेरा शौहर है। हमना भी और कुछ बोलती थी, हाशिम की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और दीदी को बाद में बात करने का कहकर कॉल काट दी और दोबारा लिपस्टिक निकाल कर अपने होंठ रंगने लगी। हाशिम कमरे में दाखिल हुआ तो इसे हमने शीशे के सामने खड़ी मुकम्मल तैयार नजर आई। अपने बैग सोफे पर रखकर वो हमने के पास आया और उसे पीछे से अपने हथसार में लिया और उसकी गाल को चूमता हुआ बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो कि तुम्हें बाहर ले जाने का दिल ही नहीं कर रहा। हाँ हाँ हाँ, मैं तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हूँ और जल्दी तैयार हो जाओ क्योंकि मेरा डिनर पर जाने का इरादा है। वो अपनी तारीफ सुनकर कहका लगाते हुए बोली और उससे तैयार होने के लिए जबरदस्ती पकड़कर अलमारी के पास छोड़कर आई। वो बुरा सा मुंह बनाता हुआ अपने कपड़े लेकर शावर लेने चला गया। शाज़ीन और एनी स्पेशल। शाज़ीन अपने दोस्तों के साथ 1.5 महीने घूमने के बाद वापस आ चुका था। वो घर में दाखिल हुआ था, इसके सामने हॉल में सहर बेगम मैगजीन देखती मिली। हेलो मॉम, वो सहर बेगम के करीब आकर बोला, वो जो अपने ही ध्यान में बैठी मैगजीन देख रही थी। शाज़ीन को आते न देख सकी। जब इसकी आवाज सुनाई दी तो वो डर गई, मगर जल्द ही खुद पर काबू पाकर खुशी से शाज़ीन को गले से लगाकर बोली, शुक्र है तुम वापस तो आए, वरना तुम्हारे डैड ने तो रोज मुझे तुम्हारे बारे में पूछ पूछ कर तंग कर दिया था। ओह मॉम, प्लीज डैड को समझाएं, अभी तो मैंने अपनी जिंदगी जीना शुरू की है, मुझे सुकून से एंजॉय करने दें। मैं बच्चा नहीं रहा, अब तो मेरी डिग्री भी मुकम्मल हो गई है, तो मैं खुलकर अपने दोस्तों के साथ जीना चाहता हूँ, मौज मस्तियाँ करना चाहता हूँ। और डैड से कहें कि मुझे अपने अच्छे और बुरे का अच्छी तरह पता है, इसलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। वो इनसे अलग होता चिढ़ता हुआ बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगी, अब जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को भिजवाती हूँ। खैर बेगम शाज़ीन का मूड बिगड़ता देखकर जल्दी से बोली। शाज़ीन इनकी बात सुनकर अपने बालों में हाथ फेरता हुआ अपने कमरे की जानिब चल दिया। शेर बेगम किचन में दाखिल हुई तो रजिया की जगह एनी को काम करते देखा तो इसके करीब जाकर बोली, बात सुनो लड़की। जी मैम। एनी ने इनकी बात सुनकर धीमी आवाज में बोली, ये रजिया कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? शफा के सारे काम मुकम्मल कर दिए जो रजिया के कर रही हो? खैर बेगम ने करफ लहजे में पूछा। वो इनकी तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा कि मैं आज खाना बना देती हूँ, वो आराम कर ले। एनी इनकी करफ आवाज सुनकर अटकते हुए बोली, अगर सबको आराम ही करना है तो अपने घर चली जाएं, काम क्यों करने आती हैं? और तुम अपनी औकात में रहो, नौकरानी बनकर रहो, मालकिन बनने की कोशिश भी मत करना। और एक गिलास जूस और साथ कुछ खाने को लेकर मेरे बेटे को दे आ, और याद रखना ट्रेस के कमरे में रख कर फौरन निकल आना। इससे बात करने की कोशिश भी मत करना। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से ट्रे में खाना रखो और दफा हो जाओ। और आकर रजिया को बुलाना, वो ये काम करे और तुम मेरे साथ कपड़े इस्त्री करना। बड़ा शौक है ना तुम्हें दूसरों के काम करने का? हाँ, सहर बेगम ने गुस्से से धीमी आवाज में धारते हुए कहा ताकि इनकी आवाज शाज़ीन न सुन सके।
एनी इनकी बात सुनकर जल्दी से अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए ट्रे में जूस और सैंडविच जो इसने थोड़ी देर पहले शफक के लिए बनाए थे वो रखे और हल्की आवाज में मिनमिनाते हुए पूछा, मैम सर का कमरा कौन सा है? ऊपर वाले फ्लोर पर दाएं तरफ दूसरा कमरा है। सहर बेगम नखुवत से जवाब देती अपने कमरे में चली गई। वो मुर्दा कदमों से चलते हुए ऊपरी मंजिल पर गई और दाएं तरफ मौजूद दूसरे कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी होकर एक गहरी सांस लिया और एक हाथ से ट्रे पकड़ते हुए दूसरे हाथ से अपना दुपट्टा सर पर ठीक किया और दरवाजा नॉक किया। शाहजेन जो अभी फ्रेश होकर बेड पर लेटा अपने दोस्त से बात कर रहा था, दरवाजा बजने की आवाज पर दरवाजे की तरफ एक नजर देखा और अंदर आने की इजाजत दी। इन्हें इजाजत मिलते ही अंदर दाखिल हुए, ट्रे मेज पर रखकर जल्दी से वापस पलटने लगी कि शाहजेन ने, जिसने पहले से घर में कभी न देखा था, इसे रोका। रुको लड़की। इन्हें इसकी आवाज सुनकर इसकी तरफ मुड़ी और कांपती आवाज में बोली, जबकि नजरें झुकी हुई थी। जी जी सर। नहीं आई हो? क्या नाम है तुम्हारा? शाहजेन ने इसे देखते हुए पूछा, जो सूट में और सांवली सी रंगत में डरी हुई लग रही थी। हुरुलैन नाम है मेरा, शफक मेम का ख्याल रखती हूँ। एनी ने नजर झुकाकर डरते हुए धीमी आवाज में जवाब दिया। जबकि शाहजेन ने इसको डरते देखा तो अजीब सा सुकून महसूस किया और इसका नाम सुनकर तंजिया बोला, हूँ वैसे शक्ल तुम्हारी हूरो जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर नाम हुरुलैन। वाह। एनी ने इसकी बात सुनकर एक नजर उठाकर शाहजेन की तरफ देखा। शाहजेन की शक्ल देख इसे कुछ याद आया था, जिसे सोचकर इसका रंग ही उड़ गया था। जबकि इसके चेहरे का रंग उड़ते देखकर शाहजेन को लगा कि ये इसकी बात का असर है, मगर असल बात तो सिर्फ एनी ही जानती थी। लेकिन शाहजेन के चेहरे पर कोई शनासाई की रमक ना देखकर वो जल्द ही खुद पर काबू पाती बोली, सॉरी सर, मैम को मुझसे काम था, इसलिए मुझे जाने दे प्लीज। इसकी बात सुनकर इसने अपना सर हिलाया और इसे जाने का कहा, जबकि इसका जवाब सुनकर एनी फौरन कमरे से बाहर निकल गई और तेजी से सीढ़ियां चढ़ते बढ़ गई। इसने नेक्सी में मौजूद अपने कमरे में आकर गहरा सांस लिया और 4 महीने पहले हुए वाकये को सोचने लगी। 4 महीने पहले एनी एक रेस्टोरेंट में अपने कुछ दोस्तों के साथ लंच करने आई थी। वो अपने दोस्तों के साथ बैठी बातें कर रही थी जब 4 लड़कों का एक ग्रुप रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। इनमें से एक शाहजेन था। वो लोग इनके साथ वाले टेबल पर आकर बैठे और सिगरेट पीते हुए बातें करने लगे। जब शाहजेन और उसके दोस्तों ने अपने साथ वाली टेबल पर एनी के ग्रुप को देखा और इन पर कमेंट्स पास करने लगे, तब शाहजेन की नजर ब्लैक जीन्स के साथ सफेद कुर्ता पहने एनी पर पड़ी। दुपट्टा इसने गले में मफलर स्टाइल में लिया हुआ था और अपने बालों की ऊंची पोनी की हुई थी। साथ हल्के हल्के मेकअप से वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। एनी और इसकी दोस्तों ने भी अपने साथ बैठे इनके ग्रुप को खुद पर कमेंट्स पास करते देखा तो इन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो इन्हें कुछ कहकर खुद को मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी खाली टेबल की तलाश में नजरें दौड़ाई, लेकिन सब टेबल तकरीबन फुल ही थी। मजबूरन उन्होंने मशवरा करके यहाँ से करीबी दूसरे रेस्टोरेंट में जाने का सोचा और चूंकि इन्होंने अभी तक खाना ऑर्डर नहीं किया था, इसे वो अपने बैग उठाकर अपने टेबल से उठी और रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगी। शाहजेन ने एनी को अपनी जगह से उठते देखकर अपने करीब खड़े एक वेटर से पेन पकड़ा और टिश्यू पेपर पर अपना नंबर लिखा, जबकि इसके दोस्त लड़कियों को उठ कर जाते देख सख्त बदमजा हुए और अब वो शाहजेन को नंबर लिखकर अपनी सीट से उठता देख रहे थे। शाहजेन उठा और एनी की इस दोस्तों के पीछे जल्दी से गया। वो अभी पार्किंग लॉट में ही मौजूद थी जब शाहजेन तेजी से एनी की तरफ गया और उसका हाथ पकड़कर इस पर टिश्यू पेपर रख दिया। जबकि एनी जो अपने ध्यान में खड़ी दोस्तों की बातें सुन रही थी, अचानक शाहजेन के हाथ पकड़ने और टिश्यू पेपर रखने पर डर गई और इसकी दोस्तें भी शाहजेन को देखकर इसकी जाने मुतवज्जा हुई। शाहजेन ने जब हाथ छोड़ा था, इसने टिश्यू पेपर खोल कर देखा और इसमें मौजूद इस लॉफर का नंबर देखकर इन्होंने एक जोरदार थप्पड़ इसके जड़ दिया। इसे बिल्कुल भी इसका छूना और ऐसी छिछोरी हरकत करना पसंद न आया था। इसे जल्दी से इसे थप्पड़ मारने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ शाहजेन के कुछ भी बोलने से पहले बैठ गई। शाहजेन जिसे थप्पड़ की बिल्कुल तवक्का न थी, थप्पड़ खाकर वो 2 मिनट तक साकित रह गया और जब तक वो संभला तब तक यानी अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक बार तुम दोबारा मिलो मुझे, तुम्हारा साथ वो करूंगा, दोबारा किसी लड़की को थप्पड़ मारने की कोशिश भी नहीं करोगी। शाहजेन ने गुस्से से चीखते हुए एनी से कहा, जो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठे पार्किंग लॉट से निकल रही थी। इसकी बात सुनकर एनी डर गई थी और दोबारा इससे कभी ना मिलने की इसने बहुत सी दुआएं की थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो आज 4 महीने बाद इसी के घर मौजूद थी, वो भी एक नौकरानी की हैसियत से। अपनी बुरी किस्मत पर इसे बेहद रोना आया। अगर मुमकिन होता तो वो वक्त में वापस जाकर कभी अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में ना जाती और ना ही शाहजेन से कभी मिलती। 1.5 हफ्ते बाद
एनी शफक के साथ लॉन में वॉक कर रही थी। अब शफक बिल्कुल ठीक हो गई थी और कल ही अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने वाली थी, जबकि एनी को शाहजैन ने ना पहचाना तो काफी हद तक पुरसुकून हो गई थी। वैसे भी इसका सामना शाहजैन से कम ही होता था। अभी वॉक करके कुर्सी पर बैठी थी जब शाहजैन अपनी उंगली पर गाड़ी की चाबी घुमाते हुए शफक के पास आया और इसके सर पर बोसा लेकर इसके साथ बैठ गया, जबकि एनी शफक के करीब ही खड़ी थी। शाहजैन को आता देख इसने अपनी नजरें झुका ली थी और अपने चेहरे के आगे हल्का सा दुपट्टा कर लिया था। क्या कर रही थी शफी? शाहजैन ने एक नजर एनी को देखकर शफक से पूछा, जो कुर्सी पर बैठी अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। बस भाई, अभी वॉक करके बैठी थी। और आप कहाँ से आ रहे हैं? घर में तो आप अब कम ही पाए जाते हैं। शफक अपने मोबाइल मेज पर रखकर शाहजैन की तरफ मुतवज्जा होती बोली, बस दोस्तों के साथ गया था, एक जरूरी काम था। और तुम और मेरे लिए जूस लेकर आओ, बाद में यहाँ खड़े होकर जमीन को घूरते हुए हमारी बातें सुन लेना। शाहजैन पहले शफक को जवाब देते हुए बाद में एनी के नाम पर जोर देकर एनी से बोला। एनी इसकी बात सुनकर जल्दी से जूस लेने चली गई। इसका दिल कर रहा था कि वो शाहजैन का मुंह तोड़ दे और हादी जो लेकर यहाँ से दूर चली जाए। वो किचन में जाने लगी तो रास्ते में सहर बेगम रजिया से कोई बात कर रही थी। चेहरे के तासुरात से साफ पता चल रहा था कि इन्हें रजिया ने जो बात इनसे कही है वो इन्हें बिल्कुल पसंद ना आई थी। लड़की किधर जा रही हो? सारा दिन घर में घूमती फिरती रहती हो, कोई काम भी कर लिया करो। सहर बेगम ने एनी को गुजरते देख नखुवत से कहा। वो शाहजैन सर ने जूस मांगा था, वही किचन से लेने जा रही थी। एनी ने इसकी आवाज सुनकर धीमी आवाज में जवाब दिया, तुम शाहजैन के पास क्या कर रही थी? खबरदार जो मेरे बेटे पर डोरे डालने की कोशिश की। सहर बेगम इसकी बात सुनकर गुस्से से बोली, वो शफक मैम के साथ बाहर थी, मैं जब सर बाहर से आए और मुझे जूस लाने का कहा। इनकी बात सुनकर एनी को जी भर कर रोना आया और आंसुओं का एक गोला इसके हलक में फंस गया। वो कांपती हुई आवाज में बोली, हाँ ठीक है, मगर इससे दूर ही रहा करो, अब जाओ अपना काम करो। सहर बेगम नखुवत से बोली और दोबारा पास खड़ी रजिया से बात करने लगी। एनी ने रजिया के सामने ये बात सुनकर भराई आंखों से इसे देखा, जो उसे आंखों से तसल्ली दे रही थी। एनी इनकी बात सुनकर खामोशी से किचन की तरफ चली गई। इसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत सहर बेगम से महसूस हुई, जो जब देखो इसके किरदार पर इल्जाम लगाती थी। अगर इसका बस चलता तो वो इन्हें इनके हर इल्जाम का करारा से जवाब देती। वो जल्दी से जूस लेकर बाहर लॉन में गई, जहाँ शाहजैन और शफक किसी बात पर हंस रहे थे। इसने खामोशी से गिलास इसके करीब किया। शाहजैन ने गिलास पकड़कर छोड़ दिया, जिससे सारा जूस इसके जूतों पर गिरा। ये इसने जानबूझकर किया था। अब वो एनी की आंखें देख रहा था, जो जूस को गिरते देख फैल गई थी। तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं? कैसे जूस पकड़ा रही थी? अभी मैंने गिलास उठाया भी न था और तुमने ट्रे हटा ली। वो आंखों में शैतानी चमक लिए मसनूई गुस्से से बोला, सॉरी सर, पता नहीं कैसे हो गया, मैं नया जूस ला देती हूँ। एनी हल्की आवाज में मिनमिनाई, हालांकि वो जानती थी गलती शाहजैन की थी। एनी जरा होश में रहकर काम किया करो, देखो तुमने भाई के कितने महंगे शूज खराब कर दिए हैं। शफक जो शाहजैन की मसनूई गुस्से को महसूस ना कर सकी थी, एनी को देखते हुए बोली, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और जाकर कोई चीज लाओ और मेरे जूते साफ करो। शाहजैन इसका डर महसूस करता हुआ पुरसुकून सा बोला, जबकि एनी का सुर्खी से सुर्ख पड़ता चेहरा देख इसे ढेर सुकून महसूस हुआ। जी 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 क्या? एनी इसकी बात सुनकर बोली, भाई ये कह रहे हैं आप बाद में शूज दे दीजिएगा, वो साफ कर देगी। और एनी जल्दी से भाई से माफी मांगो और जाकर अपना दूसरा काम करो। शफक को शाहजैन की बात सख्त नागवार गुजरी थी। जो भी था, अगर एनी से गलती हो गई थी, फिर भी ये काम करवा कर इसकी इज्जत को मजरू करना इसे बिल्कुल पसंद ना आया। तभी वो पहले शाहजैन से और फिर एनी से बोली, सॉरी सर, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। एनी अपनी जान बचती देख जल्दी से शाहजैन से बोली, जबकि शाहजैन जो एनी से काम करवाना चाहता था। शफक की बात सुनकर इसने एनी की तरफ देखा, जो शफक की बात सुनकर पुरसुकून हो गई थी और जल्दी से इससे माफी मांग चुकी थी। इसे बाद में तंग करने का सोचकर शाहजैन ने इसकी माफी सुनकर अपना सर हिलाया और जिसे देखकर एनी जल्दी से घर के अंदर चली गई और वो भी शावर लेने चला गया। हमना इस वक्त शाहजेद के साथ रेस्टोरेंट में बैठी बातें कर रही थी। वो तकरीबन 4 साल बाद इससे मिल रही थी। और देवी, तुम वैसे इतने सालों बाद वापस कैसे आ गए? तुमने तो जाते हुए कहा था कि अब वापस नहीं आओगे। हमना एक अदा से शाहजेद को देखते हुए बोली, शाहजेद तो बस हमना को ही देख रहा था। वो 4 सालों में ग्रो करके खूबसूरत हो गई थी। पहले वो इतनी खूबसूरत नहीं लगती थी, लेकिन अब तो इसे आंखें हटाने को भी इसका दिल ना कर रहा था। हाँ, बस दिल किया तो वापस आ गया। सोचा यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करूँ। वैसे भी जो बात पाकिस्तान में है वो दूसरे मुल्कों में कहाँ। शाहजेद हमना की बात सुनकर इसकी तरफ देखते हुए बोला, सही। और देवी, कोई लड़की तुम्हें अभी तक पसंद नहीं आई? हमने शाहजेद से पूछा। अभी तक तो कोई ऐसी नहीं लगी जो मेरे दिल
मेरे लिए बनी हो। वैसे लगता है अभी जल्द ही मिल जाएगी। शाहजेब हमना को देखता हुआ मैंने खैर बोला, क्योंकि हमना ने इसकी बात सुनकर इसकी तरफ देखा। पता नहीं क्यों शाहजेब की बात सुनकर इसे जलन महसूस हुई। हालांकि शाहजेब के जाने के बाद वो मूव ऑन कर गई थी, लेकिन इसकी वजाहत देखकर अब दोबारा वो मरूब हो गई थी। जबकि हाशिम भी शाहजेब जैसा ही खूबसूरत था। अच्छा, मुझे भी अपनी पसंद से मिलवाना। वो अपने होंठों पर नकली मुस्कुराहट से जाकर बोली, बिल्कुल, सबसे पहले तुमसे ही मिलवाऊंगा। वो हमना का चेहरा देखते हुए बोला और खाना खाने लगा। हदीज, आपको पता चला कि हुरुल ऐन और हादी कहाँ हैं? हमना बेगम ने हदीज साहब के पास बैठते हुए पूछा। नहीं, मैंने असगर को भेजा हुआ है। अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। किसी को नहीं पता वो घर से किधर चले गए हैं। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ कि हूर पता नहीं किस हाल में हैदर के साथ कहाँ होगी। बस अल्लाह से अपनी अमान में रखें और आप फिक्र ना करें, हम जल्द ही इन्हें ढूंढ लेंगे। हदीज साहब जो खुद बहुत परेशान थे, मगर अन्ना बेगम को तसल्ली देते हुए बोले, कब तक आप इन्हें ढूंढेंगे? अगर खुदा न खास्ता वो किसी गलत हाथों में चले गए तो क्या होगा? रमना बेगम परेशान सी बोली, आप हम पर यकीन रखें, वो जल्द ही हवेली में होंगे और अरकम को भी मैंने बताया हुआ है, वो भी पूरी कोशिश कर रहा है। और अली को अभी इस बारे में कुछ मत बताइएगा। हदीज साहब रमना बेगम को देखते हुए बोले और उठकर हवेली से बाहर निकल गए। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर नॉवेल आप लोगों को पसंद आया है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।